हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारी सेकंड चैप्टर की थर्ड वीडियो है। इससे पहले दो वीडियो हम कंप्लीट कर चुके हैं, जहाँ पर हमने जम्मू कश्मीर हिमालय के बारे में और हिमाचल हिमालय के बारे में पढ़ा था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। तो आज हम पढ़ेंगे दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के बारे में। इसके पश्चिम में नेपाल हिमालय, पश्चिम में कहाँ, ये देखो ये डायरेक्शंस हैं। जो दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, दार्जिलिंग की जो पहाड़ियाँ कहाँ हैं जहाँ पर चाय की खेती होती है, असम में। असम और सिक्किम का एरिया की बात हो रही है। तो इसके पश्चिम में कौन है? नेपाल है। पूर्व में भूटान है, हिमालय है। यह एक छोटा परंतु हिमालय का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। कि ये छोटा सा भाग तो है किसका? नेपाल का और भूटान का, लेकिन ये क्या है? इम्पोर्टेंट पार्ट है किसका? हिमालय पर्वत का। यहाँ तेज बहाव वाली तीस्ता नदी बहती है। कौन बहती है? तीस्ता नदी बहती है। कंचन जुंगा जैसी ऊंची चोटियाँ और गहरी घाटियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। इन पर्वतों के ऊंचे शिखरों पर लेपचा जनजाति, कौन सी जनजाति है? लेपचा जनजाति। और दक्षिणी भाग विशेषकर दार्जिलिंग हिमालय में मिश्रित जनसंख्या, जिसमें नेपाली मिश्रित मतलब जहाँ पर सब लोग मिक्स होते हैं, कोई एक पर्टिकुलर जनजाति की बात नहीं है, जिसमें नेपाली, बंगाली, मध्य भारत की जनजातियाँ शामिल हैं, पाई जाती हैं। यहाँ की प्राकृतिक दशाओं जैसे मध्यम ढाल, गहरी व जीवाश्म युक्त मिट्टी, मध्यम ढाल वाली गहरी और जीवाश्म युक्त मिट्टी, संपूर्ण वर्षा का होना और मंद शीत ऋतु का फ़ायदा उठाकर अंग्रेजों ने यहाँ चाय के बागान लगाए थे। कि यहाँ पर क्या है कि ढलाई वाला एरिया है और जीवाश्म युक्त मिट्टी है, जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, उर्वरक का काम करते हैं। संपूर्ण वर्ष यहाँ पर क्या होती है? बारिश होती है, क्योंकि मेघालय के पास में ही तो है असम। और हमेशा मंद शीत ऋतु मतलब हल्की हल्की ठंडी ऋतु रहती हैं, जिसका फ़ायदा उठाकर अंग्रेजों ने यहाँ पर चाय के बागान लगाए थे असम में। बाकी हिमालय से यह क्षेत्र भिन्न है। हिमालय से क्या है? यह क्षेत्र अलग है। यहाँ द्वार स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। द्वार क्या है? स्थल की आकृतियाँ हैं, जिनका उपयोग चाय बागान लगाने के लिए किया जाता है। जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? चाय के बागान लगाने के लिए। सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय अपने रमणीय सौंदर्य, वनस्पति जात और प्राणी जात और आकृति के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर इसकी जो खूबसूरती है उसके कारण इसको जाना जाता है, ये फेमस स्थान है। बाद है अरुणाचल हिमालय। अरुणाचल हिमालय हमारा उत्तर पूर्वी भाग है। यह पर्वत क्षेत्र भूटान हिमालय से लेकर पूर्व में डिफू दर्रे तक फैला हुआ है। डिफू दर्रा कहाँ पर पाया जाता है? अरुणाचल हिमालय में पाया जाता है। इस पर्वत श्रेणी की सामान्य दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व है। इस क्षेत्र की मुख्य चोटियों में कांगतू, नामचा बरवा शामिल है, जो अरुणाचल प्रदेश की जहाँ से भारत में जो हिमालय प्रवेश करता है वो कौन सी है? नामचा बरवा है, उत्तर पूर्वी में। यह पर्वत श्रेणियाँ उत्तर से दक्षिणी दिशा में तेज बहती हुई गहरे गाज बनाने वाली नदियों द्वारा विच्छेदित हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। नामचा बरवा को पार करने के लिए ब्रह्मपुत्र नदी एक गहरी गाज बनाती है। घाटियों को गाज बोला जाता है, जो ऐसे वी आकार की भी होती हैं, यू आकार की भी घाटियाँ होती हैं। तो वो क्या होती है? जब पानी गहराई में गिरता है ऊपर से तो जलप्रपात का निर्माण होता है। और इन जो जलप्रपात होते हैं फिर वो क्या होते हैं? वहाँ से नदियाँ अपना पानी लेकर चलती हैं और वो गहरे गाजों का निर्माण करती हैं। अब उसके बाद है कामेंग, सुबनसिरी, दिहांग, दिबांग और लोहित यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। कहाँ की? अरुणाचल प्रदेश की। कौन कौन सी? कामेंग, सुबनसिरी, दिहांग, दिबांग और लोहित यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। ये 12 मासी नदियाँ हैं। 12 मासी का मतलब है कि ये हमेशा कितने महीने होते हैं हमारे? जनवरी से दिसंबर तक उनमें हमेशा पानी रहता है, नदियाँ कभी सूखती नहीं और बहुत से जलप्रपात बनाती हैं। इसीलिए यहाँ जल विद्युत उत्पादन की क्षमता काफ़ी है। किसी ऊंचे स्थान से पानी को नीचे गिराना, तो यहाँ से जब पानी गिरेगा प्रेशर से गिरेगा तो यहाँ पर क्या होता है? वो फ़ैन टाइप में लगा दिया जाता है कि पानी गिरता है और वो घूमना शुरू हो जाते हैं, और जिसकी वजह से फिर वहाँ पर बिजली पैदा की जाती है। अरुणाचल प्रदेश हिमालय की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ बहुत सी जनजातियाँ निवास करती हैं। इस क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व में बसी कुछ जनजातियाँ इस प्रकार हैं। कौन कौन सी जनजातियाँ यहाँ पर? मोनपा, अबोर, मिशमी, निशी और नागा यहाँ पर जनजातियाँ पाई जाती हैं। इनमें से ज़्यादातर जनजातियाँ झूम खेती करती हैं। झूम खेती किसे कहते हैं ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, जिसे स्थानांतरित कृषि या स्लेश और बर्न कृषि भी कहा जाता है।
यह क्षेत्र जैव विविधता में धनी है, जिसका संरक्षण देशज समुदायों ने किया है। ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति के कारण यहाँ पर विभिन्न घाटियों के बीच परिवहन जुड़ाव लगभग नाम मात्र का है, क्योंकि जो घाटियाँ हैं यहाँ पर वो क्या हैं, ऊबड़ खाबड़ हैं, कहीं पर गहरी हैं, कहीं ऊंची हैं। इसीलिए यहाँ पर जो परिवहन के लिए जो साधन चलने चाहिए, यहाँ पर यातायात के साधन तब होंगे जब रोड बने हुए होंगे, तो वो चीज़ें यहाँ पर कम है। तो यहाँ पर जो परिवहन का जुड़ाव है वो भी नाम मात्र का है। इसीलिए असम सीमा पर स्थित दुआर क्षेत्र से होकर ही यहाँ पर कारोबार किया जा सकता है। तो अब देख लेते हैं एक बार मैप। ये है हमारा पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय में ये इधर वाला हिमालय है हमारा पूर्वी हिमालय, पूरा बोला जाएगा जैसे यहाँ नेपाल है। ये इधर सिक्किम का एरिया है, जहाँ पर सिक्किम में कौन सी है, कंचनजंगा है। भारत की 2 ऊंची चोटियाँ कौन कौन सी, कंचनजंगा और केटू का दूसरा नाम है गाडविन आसिन, जो जम्मू कश्मीर में है। और उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रही हैं मकालू, और उसके बाद है ये जैलपला, बूमला, डाफला, बोमडीला, ये सारे क्या हैं, दर्रे हैं, जिनके पीछे पीछे आपको ला मिलेगा। मैक्सिमम दर्रे ऐसे हैं जिनके पीछे नाम के पीछे ला शब्द है, तो वो क्या हैं, दर्रे हैं। इनको आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर जो नदियों की बात की गई है, तिस्ता नदी यहाँ से सिक्किम में से निकलती है, और ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र यहाँ पर ब्रह्मपुत्र का जो नाम बताया गया है सांगपो नदी है। और जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम दिहांग हो जाता है, और फिर अरुणाचल प्रदेश से क्रॉस करते ही ये ब्रह्मपुत्र कहलाती है, और ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। और जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो यहाँ से हमारी आती है गंगा नदी, और इधर से ये ब्रह्मपुत्र नदी है। जब ये दोनों मिलती हैं तो इनको पद्मा, मेघना ये नाम दिए जाते हैं। और ये दोनों जब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं तो किसका निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि त्रिभुज के आकार का होता है, कि जो नदियाँ अपना जल लेकर आ रही हैं वो जब उनका प्रवाह कम हो जाता है, मंद ढाल हो जाता है, तो नदियों अपने साथ जो बहाकर मिट्टी लाई है उसको धीरे धीरे जमाना शुरू कर देती हैं। जो मिट्टी यहाँ पर जमती है वो क्या होती है, डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा त्रिभुज के आकार का है, उपजाऊ मिट्टी होती है। यह क्षेत्र काफ़ी उपजाऊ होता है और मैक्सिमम इसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो ये थे हमारे आज के, और नदियाँ थी। पूर्वी हिमालय की बात कर रहे थे, दिहांग नदी है, लोहित नदी है, और इधर की ये क्या है, पर्वत श्रेणियाँ हैं। ये सारी पर्वत श्रेणियाँ हैं, और यहाँ पर क्या है, पहाड़ियाँ हैं, जैसे पटकोई बूम, नागा श्रेणी, मिजो श्रेणी। मिजोरम में मिजो श्रेणी, नागालैंड में नागा श्रेणी, गारो, खासी और जयंतियाँ आपने सुना होगा। मेघालय की तीनों क्या हैं, पहाड़ियाँ हैं, और यहाँ पर ये जनजातियाँ भी पाई जाती हैं। उसके बाद ही झूम खेती, जो झूम कृषि है। झूम कृषि क्या होती है कि ऐसा स्थान कि मान लो एक स्थान है, यदि हम जहाँ पर खेती करना चाहते हैं तो वहाँ पर जो वन उगे हुए हैं उनको जला के और आग लगा कर साफ़ कर दिया जाता है। उसके बाद जो राख बचती है उसको उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है और उसमें खेती की जाती है, जंगलों को साफ़ करके। और जब उस क्षेत्र की जो उपजाऊपन है, उर्वरता कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो उस क्षेत्र को 2-3 साल के लिए छोड़ दिया जाता है और फिर किसी दूसरे क्षेत्र पर खेती की जाती है। तो इसीलिए इसको स्लैश और बर्न बोला गया है, कि बर्न मतलब जलाना और स्थान को चेंज कर दिया जाता है। तो इसीलिए स्थानांतरित या झूम खेती इसका नाम दिया गया है। पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत हैं। उसके बाद है हमारी पूर्वी पहाड़ियाँ। पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत। हिमालय पर्वत के इस भाग में पहाड़ियों की दिशा उत्तर से दक्षिण की है। मैंने आपको बताया दोनों साइड में कहाँ पर झुका हुआ है, उत्तर से दक्षिण की तरफ झुकाव है। ये पहाड़ियाँ विभिन्न स्थानीय नामों से जानी जाती हैं। उत्तर में ये पटकोई बूम, नागा पहाड़ियाँ नागालैंड में, मणिपुर पहाड़ियाँ मणिपुर में, दक्षिण में मिजो पहाड़ियाँ मिजोरम में लुसाई पहाड़ियों के नाम से जानी जाती हैं। यह एक नीची पहाड़ियों का क्षेत्र है। इनकी क्या है, ऊंचाई कम होती है, हाइट कम होती है। यहाँ अनेक जनजातियाँ झूम या स्थानांतरित कृषि करती हैं। जंगलों को साफ करके ये खेती की जाती है। यहाँ ज़्यादातर पहाड़ियाँ छोटे बड़े नदी नालों द्वारा अलग होती हैं। जो पहाड़ियाँ होती हैं यहाँ पर, जो नदी नाले होते हैं उनके द्वारा वो अलग हो जाती हैं। बराक मणिपुर मिजोरम की एक मुख्य नदी है। बराक किसकी मुख्य नदी है, मणिपुर और मिजोरम की मुख्य नदी है। मणिपुर घाटी के मध्य एक झील स्थित है जिसे लोकतक झील भी कहते हैं। लोकतक झील कहा जाता है। आपने मैक्सिमम टाइम न्यूज़ में भी सुना होगा कि लोकतक झील कहाँ पर है, तो वो मणिपुर में है। ये आपके जो आप 12th करने के बाद जब आप
किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जाओगे तो यहाँ पर जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं ये बहुत सारे पूछे जाते हैं। यदि ध्यान से पढ़ोगे तो ये क्वेश्चंस आपके आगे भी काम आने वाले हैं। और यह चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई है। कौन घिरी हुई है? लोकटक झील घिरी हुई है। मिजोरम, जिसे मोलेसेस बेसिन भी कहा जाता है, मिजोरम को क्या कहा जाता है? मोलेसेस बेसिन भी कहा जाता है। मृदुल और असंगठित चट्टानों से बना है। मृदुल होती है सॉफ्ट, और असंगठित मतलब जो संगठित नहीं, इकट्ठी नहीं है, कहीं कहीं पर बिखरी हुई हैं। नागालैंड में बहने वाली ज़्यादातर नदियाँ ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ हैं। जितनी भी नदियाँ यहाँ पर बहती हैं वो किसकी सहायक नदियाँ हैं? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ हैं। मिजोरम और मणिपुर की दो नदियाँ बराक नदी की सहायक नदियाँ हैं। मिजोरम और मणिपुर की जो दो नदियाँ हैं, बराक क्या है उनकी नदी की? बराक नदी की सहायक नदियाँ हैं। और भी नदियाँ हैं जो बराक की सहायक नदियाँ हैं, जो मेघना नदी की एक सहायक नदी है। मणिपुर के पूर्वी भाग में बहने वाली नदियाँ चिंदविन नदी की सहायक नदियाँ हैं। ये म्यांमार में बहने वाली इरावदी नदी की एक सहायक नदी है। तो बच्चों यहाँ तक आपको आज कंप्लीट करना था। ये लोकटक झील है, कहाँ पर है? मणिपुर में। अभी अभी मैंने आपको बताया था। मिजो पहाड़ियाँ मिजोरम में पाई जाती हैं, नागा पहाड़ियाँ नागालैंड में है, गारो खासी जयंतियाँ मेघालय में है। तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे उत्तरी भारत का मैदान। आज आपको यहाँ तक पढ़ना है। तो यदि आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हुए हैं आप, वहाँ पर मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।